Easy PSM, upbeat modern pop. Easy PSM, snaps are easy. Positive, academic, trustworthy. Hello दोस्तों, welcome once again. Today we'll discuss about distribution of data and what is normal curve and कौन सी distribution से हमारे पास normal curve मिलता है. So far today in this series we have discussed data. There are two types of data: qualitative data and quantitative data. Qualitative data को categorical data भी कहते हैं. Quantitative data को हम जो है numerical data भी कहते हैं. क्वांटिटेटिव डेटा दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा. क्वालिटेटिव डेटा के लिए जो स्केल होती है दैट इज नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल, वेरेज स्केल्स फॉर क्वांटिटेटिव डेटा इज इंटरवल एंड रेशियो. क्वालिटेटिव डेटा को हम रेट और प्रपोर्शन और फ्रीक्वेंसी से प्रेजेंट करते हैं. क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हमारे पास मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ये सब होता है. इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा. सो कंटिन्यूस डेटा क्या होता है? कंटिन्यूस डेटा ये होता है कि उनके बीच में कोई कट पॉइंट नहीं होता, वो कंटिन्यूस होते हैं और एक फिक्स्ड इंटरवल होता है. यहाँ पे आपको स्टडी आवर्स दिए हुए हैं, तो स्टडी आवर्स को अगर किसी एक लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो वो कंटिन्यूस आएगा, उनके बीच में कोई गैप नहीं आएगा. बट जो मेजरमेंट स्केल के अकॉर्डिंग जो इंटरवल आएगा वो हमें मिल सकता है. तो जैसे डेटा हमने प्रेजेंट किया है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. सपोज आप एक सिटी में रह रहे थे, ऐसे रह रहे थे, तो आप लोग जैसे रह रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन. आप लोगों के रहने का तरीका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है. कोई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, कोई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, कोई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, कोई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है. और ये जो इंडिविजुअल वैल्यू है, ये जो आप इंडिविजुअल हैं, दैट इज कॉल्ड वैल्यू. क्या होती है? वैल्यू. और ये जो इंडिविजुअल यूनिट है दैट इज कॉल्ड वैल्यू. क्या होती है? वैल्यू. सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंक्शन दैट शोज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल एंड हाउ फ्रिक्वेंटली दे अकर. हमने बात की ये सिटी है, इसमें आप कैसे रह रहे हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन है. आप एक वैल्यू हो, तो पॉसिबल कितने लोग हैं और कितने फ्रिक्वेंटली किस एरिया में रह रहे हैं, दैट टेल्स द डिस्ट्रीब्यूशन. It is a mathematical description of the data's behavior which indicate that most data points are concentrated and how they are spread out. कहाँ पे सबसे ज़्यादा है और कहाँ पे उनका स्प्रेड है. तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास दो टाइप का होता है, एम्पिरिकल एंड मॉडलिंग डिसीजन. एम्पिरिकल होता है जब हमारे पास जो डेटा है, सपोज मैंने आप 50 लोगों से पूछा कि आप कहाँ रह रहे हो और आपने बताया, उसको अगर मैं मैप में ड्रॉ करता हूँ या उसका कोई हिस्टोग्राम बनाता हूँ या ओजाइव का बनाता हूँ, तो उससे मुझे जो डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगा दैट इज एम्पिरिकल. दैट इज एम्पिरिकल. वो ट्रू हुआ क्योंकि मेरे पास जो एक्चुअल डेटा है उसको ड्रॉ किया है और मेरे पास ये डेटा है, और इसके बेसिस में बता दूँ सारे MBBS के स्टूडेंट सिटी में कैसे रहते हैं, कॉलेज के पास रहते हैं या कॉलेज से दूर रहते हैं, या जहाँ पे सस्ता मिलता है वहाँ रहते हैं, या जहाँ पे एमिनिटीज ज़्यादा हों, सुविधाएं ज़्यादा हो, वहाँ रहते हैं. तो मैं उन 50 के बेसिस पे अगर सबका बनाता हूँ तो मुझे किसी मॉडलिंग से या किसी अजम्पशन से निकालना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि यहाँ पे रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने लोगों के यहाँ रहने की प्रोबेबिलिटी है. ओके. और इसमें मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, दैट इज एम्पिरिकल एंड इट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. The probability function is used to assign probabilities to different possible outcome in data set. किसी एक एरिया में कितने लोग रहेंगे या एक एरिया में रहने की प्रोबेबिलिटी कितने लोगों की है. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स के लिए होता है. ये एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं बताता किसी एक वैल्यू की. जब ये लाइक्लीहुड बताता है कि इस एक रेंज में सपोज 50 to 70% लोग जो है वो इस
एरिया में रह सकते हैं, दैट इज टोल्ड बाय द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. This represents the probability that a variable takes a value less than or equal to a specific point. इस एरिया में 50 लोगों के रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. सो डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के होते हैं. जिससे क्वांटिटेटिव डेटा दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस. वैसे डिस्ट्रीब्यूशन भी दो टाइप का हो सकता है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस. डिस्क्रीट मीन्स जहाँ पे कट पॉइंट्स हो. सपोज हमने हिस्टोग्राम बनाया और जिसमें हमें यहाँ बाउंड्रीज पता चल रही हैं कि एक डेटा सेट यहाँ पे खत्म हो रहा है फिर दूसरा स्टार्ट हो रहा है, देन इट इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जब हमें पता ही नहीं चल रहा हो कैसा आ रहा हो तो उसको हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. अब हमारे पास वैसे तो स्टैटिक्स में कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, बट हम मोस्टली 4 डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट्स में देखते हैं. बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल एंड लॉग नॉर्मल. सपोज आप इस लोकेलिटी में रहते हो और आपसे सबसे पूछा गया कि आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है उसमें जाओगे या नहीं. सबसे इंडिविजुअली पूछा जाएगा तो इनका रिस्पॉन्स आ सकता है यस और नो. इनका भी रिस्पॉन्स आ सकता है यस और नो. इनका भी रिस्पॉन्स आ सकता है यस और नो. इनका भी रिस्पॉन्स आ सकता है यस और नो. तो जब हमारे पास यस या नो का रिस्पॉन्स आए और इससे ये प्रभावित नहीं हो, इसके यस या नो कहने से इसकी यस या नो नहीं प्रभावित होती, तब जिस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो जब किसी इवेंट्स के अक्रेंस को जो डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, प्रोवाइडेड दैट इवेंट्स जो इंडिपेंडेंट हो और आइडेंटिकल हो, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बोलते हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसकी लिमिट्स क्या हैं? सपोज आप इस सिटी में रह रहे हो और आपने सबसे पूछा आप चलोगे या नहीं चलोगे पार्टी में. अगर चलने वाले लोगों की नंबर्स कम हो, इट मीन्स यस कहने वाले लोगों का नंबर कम हो और वो भी एक एवरेज हो. सपोज 100 में से 3 लोग कह रहे हैं तो एवरेज है कि 100 में से 3 या 4 लोग ही जाने को रेडी होंगे और कम है और ठीक ठाक सैंपल साइज है, सैंपल साइज इज मॉडरेट. सपोज आपने 100 लोगों से पूछा जिनकी यस कहने की प्रोबेबिलिटी 100 में से 3 है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इवेंट रेयर है, एन जो है वो लार्ज है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है जो हम पढ़ रहे हैं वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है. क्या बन जाता है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. और जब एन और ज़्यादा लार्ज हो जाता है, सपोज आपने 100 के बजाय 500 से पूछना है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 100 होने पे पॉइसन हो जाता था, अब 500 होने पे बेलिस हो जाएगा, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. So binomial distribution tells about the occurrence of event when events are independent P is fixed. P means probability of an event is fixed. But जब ये P जो है वो कम हो जाती है और सैंपल साइज मॉडरेट हो जाता है, देन इट विल बी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. और फिर सैंपल साइज और ज़्यादा बढ़ जाता है, देन इट विल बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. Got it? Now coming to the Poisson distribution. Poisson distribution हमें ये बताता है कि एक एरिया में या एक टाइम पीरियड में कितनी इवेंट हो रही है. सपोज आप इमरजेंसी रूम में बैठे हो और आप देख रहे हो कि हर आवर में कितने लोग आ रहे हैं,
तो वो जो वो पोजीशन बता रहा है, तो वहाँ पे नंबर्स कम होंगे, पी जो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, 50% तो नहीं होगी। और एक जो हो सकता है 1 आवर में ज़्यादा आ जाएँ, फिर 1 आवर में कोई नहीं है, फिर 1 आवर में ठीक-ठाक आ जाएँ, फिर 1 आवर में और ज़्यादा आ जाएँ। तो इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो बोलते हैं पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन। और इस एक बार कोई आ गया, फिर ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया तो दूसरा आ ही जाएगा। इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो जब इवेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो और हमें देखना हो कि एक फिक्स्ड एरिया या आवर में कितने इवेंट्स हो रही हैं, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज आप टोल प्लाजा पे बैठे हो और आप देख रहे हो कि 1 घंटे में कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं, तो फिक्स नहीं है हर आवर में बराबर गाड़ियां निकलेंगी। पीक आवर्स में कम ज़्यादा निकल सकती हैं और ऑफ आवर्स में कम निकल सकती हैं। तो ये पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसकी लिमिट्स क्या है? जब सैंपल साइज बड़ा हो जाता है तो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। नाउ कमिंग टू द Gaussian distribution, it is also called the normal distribution. ये बताता है कि नेचर में जितनी भी इवेंट्स होती हैं, लगभग जितनी भी बायोलॉजिकल इवेंट्स होती हैं या वाइटल इवेंट्स होती हैं, वो एक मीन के आसपास होती हैं। वो एक मीन के आसपास होती हैं। तो हम बोलते हैं ना कि एवरेज है, तो लगभग लोग एवरेज होते हैं। जैसे आप ज़्यादातर लोग आपकी इस एवरेज की डेफिनेशन में ही आएंगे। ये नेचुरल फिनोमिना होता है। जब सैंपल साइज ठीक ठाक हो, जब सैंपल साइज बड़ा हो, तो ज़्यादातर इवेंट्स या ज़्यादातर फिनोमिना नेचर में जो है वो एवरेज होते हैं। और ये देखा था सबसे पहले डी मूवरी ने। किसने? डी मूवरी ने देखा था और बाद में इसको स्टैब्लिश किया था गॉस ने। इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। मैंने बताया था ज़्यादातर इवेंट्स और नेचुरल फिनोमिना जो है वो नॉर्मल होते हैं, चाहे वो सोडियम की वैल्यू हो या बीपी हो या हाइट हो। देन लॉग नॉर्मल, यहाँ पे एक तो नेगेटिव या जीरो नहीं होता, कभी भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है और वो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। हर स्टेप जो है वो मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। सीआरपी लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, कॉस्ट, एंटीबॉडी टाइटर्स, ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती हैं। लॉग नॉर्मल जब होता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में उसका एनालिसिस करते हैं। गुड। तो हमने 4 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े: बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताता है कि एन इवेंट्स में से कितने पॉजिटिव होंगे या कितने नेगेटिव होंगे, मतलब अकरेंस रेट कितनी होगी। तो इसको हम प्रोपोर्शन से प्रेजेंट करते हैं या रिपोर्ट करते हैं। पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताता है कि हाउ मेनी इवेंट्स पर आवर पर डे। इसको हम स्टैंडर्ड एरर और रेट प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर से डिनोट करते हैं। रेट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवेंट मल्टीप्लाइड बाय द टाइम कंपोनेंट। जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें निकालना हो, देन हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं जिसको मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन से रिपोर्ट करते हैं। और पॉजिटिव राइट स्क्यूड जब डेटा आ जाए तब हम लॉग नॉर्मल करते हैं और उसके लिए हमें ज्योमेट्रिक मीन या मीडियन के साथ इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है वो निकालनी होती है रिपोर्ट करने के लिए। गॉट इट? नाउ कमिंग टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। Normal distribution is a symmetric bell-shaped curve that represents the distribution of values, frequency or probabilities of set of data.
फ्रीक्वेंसी के लिए देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए देख सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैल्यूज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देख सकते हैं। मैंने पहले बताया था इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब as you discussed first as you discussed normal distribution was discovered by mathematician de Moivre. It is also called Gaussian distribution after Carl Friedrich Gauss. डी मोरी ने बताया था कि जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें पीक कम हो और सैंपल साइज बहुत ज़्यादा हो जाए तो वह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। उसके बाद में लाप्लास ने इसी फिनोमेना को जनरलाइज करके बताया और अप्रोक्सीमेशन कॉन्सेप्ट को बताया। 1809 में कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो सारे एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स में काम में आता है, और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था लिस्ट स्क्वायर्स, जो हम रिग्रेशन में पढ़ेंगे। क्विटलेट ने बताया एवरेज मैन कॉन्सेप्ट, मतलब एवरेज ट्रेड्स जो होते हैं वो लगभग सेंटर में होते हैं या सारे लोग ज़्यादातर एवरेज होते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने फिजिक्स में इस कॉन्सेप्ट को लेटर स्टैब्लिश किया, और ये कॉन्सेप्ट जो है नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट जो है बाद में सेंट्रल लिमिट थ्योरी आई, प्रोबेबिलिटी में, बायोस्टैटिक्स में सेंट्रल लिमिट थ्योरी आई। उसने इस कॉन्सेप्ट को, जो पहले ऑब्जर्वेशन था इन सब का, उसको स्टैब्लिश कर दिया कि इसका कोज या इसका प्रोबेबल कारण क्या हो सकता है। गॉट इट? सो हमने बताया कि जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ज़्यादातर मेजरमेंट सेंटर में आते हैं और कुछ मेजरमेंट जो है वो टेल्स पे आते हैं। तो ऐसा कर्व बनता है। ये कर्व जो हिस्टोग्राम से डेराइव होता है। जब आप बहुत सारे हिस्टोग्राम बनाओगे और उनको मिला दोगे तो ये कर्व बनेगा, ठीक है। तो ये जो कर्व है वो कैसा लगता है? बेल शेप। तो इसको बेल कर्व भी बोलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को में गॉस का कंट्रीब्यूशन था तो इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये किसी भी वेरिएबल का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड नॉर्मल कर्व। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? नॉर्मल कर्व का मीन, मीडियन और मोड इक्वल होता है। हमने डिस्कस किया था जब डेटा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मीन, मीडियन और मोड जो वो इक्वल होंगे। बेल शेप्ड होता है, इसको बेल्स कर्व बोलते हैं। सिमेट्रिक होता है मीन के चारों। सिमेट्री हम किसके सेंटर के दोनों तरफ देखते हैं। सेंटर में जो मीन होता है, इस कर्व के नीचे जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एरिया अंडर कर्व, ये 1 होता है। और नॉर्मल कर्व की जो टेल है वो एक्स एक्सिस को अप्रोच करती हैं, बट ये कभी भी एक्स एक्सिस से मिलती नहीं है। जितना बड़ा सैंपल साइज होगा ये नीचे आती जाएंगी, बट कभी भी आइडियली इसके साथ ये मिलेंगे नहीं। हमने देखा था ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये मीन है। मीन के चारों जो स्प्रेड होता है उसको हम किससे देखते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन से। किससे देखते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन से। सपोज ये -1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये +1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये -2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये +2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये -3 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये +3 स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो -1 to +1 स्टैंडर्ड डेविएशन में जो वैल्यू लाई करती है दैट इज 68 -1 to प्लस स्टैंडर्ड 2 डेविएशन में जो वैल्यू लाई करती है दैट इज 68.2, प्लस -2 स्टैंडर्ड डेविएशन में होती है 95.4, प्लस -3 स्टैंडर्ड डेविएशन में होती है 99.7। आई रिपीट, +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन में 68.2, +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन में 95.4, +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन में 99.7। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर सोडियम की वैल्यू जो है, मीन वैल्यू जो है वो 144 है,
एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, तो प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन किस रेंज में आएगा? प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्लस माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 4, प्लस माइनस 1 4, तो ये आ जाएगा 144 माइनस 4 टू 144 प्लस 4, 140 से 148 के बीच में प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। इसका मतलब 68.2% लोगों का सोडियम इस रेंज में होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हीमोग्लोबिन की मीन वैल्यू जो है वो 12 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, और हमें पता करना है प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या वैल्यू होगी। तो प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा यहाँ है 2, तो प्लस माइनस 4, तो 12 माइनस 4 टू 12 प्लस 4, यह जाएगा 8 टू 16, 8 टू 16। सो प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 8 टू 16। इसका मतलब 95.4% लोगों की हीमोग्लोबिन वैल्यू जो है वो 8 टू 16 की रेंज में आएगी, 8 टू 16 की रेंज में आएगी 95.4% लोगों की। Got it? सो हमने देखा कि क्या काम आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल का क्या काम आता है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो बनाते हैं। प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में 68.2% वैल्यू आती है, प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में 95.4 वैल्यू आती है। अगर इसी के कोरोस्पोंडिंग हम मीडियन बनाएं तो ये मीडियन ऐसा आएगा। मीडियन जो वो मीन के बिल्कुल बराबर आएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल डाटा है तो मीन और मीडियन बराबर होगा। और जो ये 50% मिड 50% वैल्यू है जो कि Q3 माइनस Q1 होती है, ये विद इन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी। गॉट इट? क्यों? प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में जो वैल्यू है दैट इज 68.2, तो इससे तो कम ही होगी, इससे कम होगी, तो विद 50% वैल्यू विद इन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी। अगर आपके नीट पीजी में कोई एमसीक्यू पूछा जाता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो तो प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड वैल्यू ज़्यादा होगी या इंटरक्वेटल रेंज या मिड 50% वैल्यू ज़्यादा होगी, तो कौन सी ज़्यादा होगी? प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बेल्स कर्व है। इस बेल्स कर्व को अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें तो ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, और इस पॉइंट के बाद में ये कॉनकेव हो जाता है। सिमिलरली इधर ये कॉन्वेक्स है और इस पॉइंट के बाद में ये कॉनकेव हो जाता है। तो जहाँ पे ये अपनी शेप चेंज करता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्या कहलाता है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। हम नॉर्मल कर्व ऐसे बनाते हैं, उसमें जो सेंट्रल वैल्यू जो है दैट इज मीन, और उसका जो स्प्रेड होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। सो मीन हमें जो है सिमेट्री की लोकेशन देता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है डेटा का स्प्रेड देता है। सिमिलरली ये जो है यहाँ पे मीन हो गया, और ये जो जितना स्प्रेड हो रहा है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। इधर भी मीन हो गया और जो स्प्रेड दे रहा है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। नॉर्मल कर्व में मीन कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, नॉर्मल कर्व में मीन कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन इसी नॉर्मल कर्व को जब हम 0 मीन और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन कर देते हैं दैट देन इट इज कॉल्ड जेड डिस्ट्रीब्यूशन। वो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। तो ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोई पूछे कि नॉर्मल कर्व में मीन क्या होता है, तो कोई भी वैल्यू होती है बट इट इज नॉट 0। अब ये दो नॉर्मल कर्व दिए हुए हैं, तो इसमें से मीन किसका ज़्यादा है? ये स्केल एक्स एक्सिस पे हमने दो बनाए हुए हैं, तो इसमें से मीन किसका ज़्यादा है? ये मीन जो है ए का ज़्यादा है, और स्प्रेड किसका ज़्यादा है? देखते हैं। बी का मीन
ये हो गया। ए का मीन 15, बी का मीन लगभग 11। स्प्रेड कैसे देखेंगे? मीन से जितना ये कर्व जा रहा है, मीन से जितना ये कर्व जा रहा है, तो इसमें से स्प्रेड किसका ज़्यादा है? बी का। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका ज़्यादा होगा? बी का। गॉट इट? ए का मीन ज़्यादा है, बी का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। हमने देखा कि नेचर में जितने भी फिनोमेना हैं, जितने भी वेरिएबल हैं, वो लगभग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो उनसे ऐसा ग्राफ बनता है। अब इसके इस हेड पार्ट को अगर हम स्क्वीज कर दें, हेड पार्ट को अगर स्क्वीज कर दें तो ये ऐसा लगने लग जाएगा, तो ये और नॉर्मल लगने लग जाएगा। तो ये नेचर में कब होता है? जब हम सैंपल बढ़ा देते हैं तो स्क्वीजिंग ऑफ हेड होने लग जाती है। जो जो हम सैंपल बढ़ाते जाएंगे तो ये स्क्वीजिंग ऑफ हेड लगने लग जाती है, तो डेटा जो है वो अगर नॉर्मल नहीं भी था तो भी नॉर्मल की तरह बिहेव करने लग जाता है। कब? जब हम सैंपल साइज बढ़ा देते हैं। या हमने देखा कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो तीनों में सेम है। जब हम जो हम सैंपल साइज बढ़ा रहे हैं, जो हम सैंपल साइज बढ़ा रहे हैं, डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लगने लग जाता है। क्यों? कि नॉर्मल कर्व की शेप जो है वो आने लग जाती है। गॉट इट? अगर एक से ज़्यादा कर्व बनाए हुए हों, नॉर्मल कर्व बनाए हुए हों, तो उनका मीन सेम हो सकता है। हम इस डेटा में देख रहे हैं मीन सेम हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट हो सकता है। सी का स्टैंडर्ड डेविएशन, बी का स्टैंडर्ड डेविएशन, ए का स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर मीन अलग अलग हो सकता है और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम हो सकता है। तो दोनों संभावनाएं बन सकती हैं। ओके, नाउ टू समराइज द थिंग्स। अगर रफली सिमेट्रिक डेटा हो, आउटलायर्स बहुत कम हो, तो हम क्या देखते हैं? मीन, और मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल पैरामेट्रिक टेस्ट इसमें काम में ले सकते हैं। टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, रिग्रेशन, सभी जो पैरामेट्रिक टेस्ट हैं वो इसमें काम में ले सकते हैं। ये क्या होते हैं हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जब स्क्यू हो, राइट या लेफ्ट स्क्यू हो, आउटलायर हो, तब हमने देखा था मीडियन, और मीडियन के साथ इंटरक्वार्टाइल रेंज हम देखते हैं। और जब लॉग नॉर्मल डेटा हो, टाइटर्स हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, तो हमने देखा था कि हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन के साथ हम IQR यूज करते हैं। अब बात आती है कि नॉर्मलिटी कैसे चेक करते हैं। हम शुरू से नॉर्मलिटी चेक करने के लिए क्या बना रहे हैं? हिस्टोग्राम। तो सबसे पहला स्टेप होता है हिस्टोग्राम बनाना। क्या होता है? हिस्टोग्राम बनाना। हिस्टोग्राम से हमें पता चल जाएगा कि लेफ्ट स्क्यूड है, राइट स्क्यूड है। इसके अलावा हम बॉक्स प्लॉट भी बना सकते हैं। बॉक्स प्लॉट में किससे पता चलता है स्क्यू है या नहीं? विस्कर से। जिधर विस्कर बड़ा होगा उधर ही स्क्यूनेस होगी। इसके अलावा हम क्यू प्लॉट भी बना सकते हैं। क्यू प्लॉट में अगर डेटा, ऑब्जर्व डेटा जो है वो एक्सपेक्टेड डेटा के साथ साथ आता है तो वहाँ सिमेट्रिकल होगा, स्क्यूनेस नहीं होगी। अगर ये ऊपर नीचे हो जाता है तो स्क्यूनेस होगी। इसके अलावा हम टेस्ट यूज करते हैं। अगर सैंपल साइज कम है तो शेपिरो-विल्क टेस्ट यूज करते हैं। अगर सैंपल साइज ज़्यादा है तो कोलमोगोरोव सिमरोनोव टेस्ट यूज करते हैं। ओके, हमने देखा था कि जब सैंपल साइज बढ़ जाता है तो नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल लगने लग जाता है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव जो है उस पर फोकस रहना है कि प्रैक्टिकली नॉर्मलिटी है या नहीं है, और रेजिडुअल्स को हमें मॉडल में कैसे प्लेस करना है। गॉट इट? सब आ गया कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर ये सिमेट्रिकल नहीं हुआ, एक तरफ टेल आ गई, तो वो हो गया स्क्यूनेस। क्या आ गया? स्क्यूनेस। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉर्मल सिमेट्रिकल नहीं हुआ, एक तरफ एसिमेट्रिकल आ गई, ये लेफ्ट ये राइट, तो इसको बोलते हैं स्क्यूनेस। क्या बोलते हैं? स्क्यूनेस। और ये टेल जो है, इसमें इतनी टेल होनी चाहिए, बट अगर ये टेल ज़्यादा आ गई, हैवी टेल आ गई, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स आ गए,
या यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स आ गए। इसका शेप से कोई लेना देना नहीं हो। अगर शेप से लेना देना हो तो स्क्यूनेस, शेप से कोई लेना देना नहीं हो, टेल हैवी या लाइट हो जाए तो उसको बोलते हैं कर्टोसिस। तो स्क्यूनेस बताता है डायरेक्शन ऑफ द टेल और कर्टोसिस बताता है हैवीनेस ऑफ द टेल। हमने देखा था कि मोस्टली डेटा जो है वो नेचर में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मेडिकल फील्ड में राइट स्क्यूड डेटा होते हैं जब ऐसे आएगा, इसका मीन्स लगभग ठीक चल रहा था, कुछ डेटा जो आउटलायर हो जाते हैं। ऐसा सबसे पहले आता है कॉस्ट। क्या आता है? कॉस्ट। तो सबके ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो है वो लगभग 1000 रुपीज आ रहा है, और किसी को ऐसी डिजीज होगी जिससे डायरेक्ट 10 लाख चला गया। तो ये इसको टेल को अपनी तरफ खींच लेगा। इन दैट केस इट इज राइट स्क्यूड। लेंथ ऑफ स्टे भी ऐसे ही आएगा, लगभग सबका 2-4 दिन होगा, किसी का 15, 20, 30 दिन हो सकता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल, CRP, ये सब राइट स्क्यूड डेटा है। लेफ्ट स्क्यूड डेटा होता है आपके एग्जाम का पैटर्न। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम लगभग इजी होते हैं, सबके अच्छे मार्क्स आते हैं। कोई एक दो होते हैं जिनके बहुत कम मार्क्स आ जाते हैं, 0 मार्क्स आ जाते हैं, तो कर्व को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, देन इट इज लेफ्ट स्क्यू डेटा। और SpO2, कुछ ही लोगों में SpO2 गिरती है, बाकी सब में SpO2 92, 95, 97 की रेंज में हो जाती है। ओके, सो लेफ्ट की तरफ आए तो लेफ्ट स्क्यूड, राइट की तरफ आए तो राइट स्क्यूड। हमने देखा था कि राइट स्क्यूड में मीन सबसे ज़्यादा, फिर मीडियन, फिर मोड। लेफ्ट स्क्यूड में मीन सबसे कम, देन मीडियन, देन मोड। सबसे ज़्यादा मोड होगा। मीडियन जो है वो हमेशा बीच में रहेगा, चाहे लेफ्ट स्क्यूड हो या राइट स्क्यूड हो। ये नॉर्मल कर्व है, ये अगर अपनी शेप बदल लेता है तो उसको स्क्यूनेस कहते हैं। लेकिन ये जो टेल्स हैं ये हैवी या लाइट हो जाती हैं जितनी नॉर्मल में होनी चाहिए, तो उसको कर्टोसिस बोलते हैं। हैवी टेल्ड का एग्जाम्पल होता है बायोमार्कर्स विद ओकेजनल वेरी हाई स्पाइक्स, CRP इन सेप्सिस आउटब्रेक। CRP वैल्यू जो सेप्सिस में हैवी हो जाती है। लो या लाइट टेल्ड जो होता है वो बाउंडेड फ्लैट्स प्रोसेस नियर यूनिफॉर्म लैब सिमुलेटर्स, फ्लैटर आउटलायर्स देन द नॉर्मल। ओके, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस में क्या डिफरेंस होता है? स्क्यूनेस जो डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ एसिमेट्री बताता है, जबकि कर्टोसिस जो है वो टेल हैवीनेस बताता है कि टेल नॉर्मल के बजाय हैवी हो गई है या लाइट हो गई है, जिससे हमें आउटलायर प्रोपेंसिटी, क्या आउटलायर की डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, वो पता चलती है। अगर सिमेट्रिक कर्व है तो स्क्यूनेस 0 होगी। इसमें जो वैल्यू होती है जिससे हम मेजर करते हैं कर्टोसिस, दैट इज कॉल्ड एक्सेस कर्टोसिस। नॉर्मल में एक्सेस कर्टोसिस 0 होती है। अगर एक्सेस कर्टोसिस मोर देन 1 होती है देन इट इज कॉल्ड हैवी टेल, और उसको हम बोलते हैं लेप्टोक्रुटिक। क्या बोलते हैं? लेप्टोक्रुटिक। अगर एक्सेस कर्टोसिस लेस देन 0 होती है तो लाइट टेल होगी, और उसको हम बोलते हैं प्लेटिक्रुटिक। क्या बोलते हैं? प्लेटिक्रुटिक। हमने देखा था स्क्यूनेस के लिए हम हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट यूज करते हैं। हिस्टोग्राम जो नॉर्मल का आएगा हिस्टोग्राम से, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से मीडियन जो सेंटर में आएगा अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो। अगर विस्कर लेफ्ट या राइट हो जाता तो लेफ्ट या राइट स्क्यूड होगा। कर्टोसिस देखने के लिए हम QQ प्लॉट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? QQ प्लॉट। स्क्यूनेस होने से जो मीन चेंज हो जाता है, और जिधर स्क्यूड होगा उधर मीन को अपनी तरफ पुल कर लेता है। वहीं कर्टोसिस में आउटलायर्स ज़्यादा या कम होते हैं, तो उससे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन जो है वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इससे वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, टी टेस्ट, जो भी पैरामेट्रिक टेस्ट्स होते हैं वो इफेक्ट होंगे। स्क्यूनेस जब हो तो हमें मीडियन या इंटरक्वार्टाइल रेंज यूज करनी चाहिए डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, और डेटा को
एनालाइज करने के लिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करने चाहिए जो कि रैंक बेस्ड होते हैं, या लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए। कर्टोसिस होने पर हम जो है वो आउटलायर्स को ट्रिम कर सकते हैं, टेल को ट्रिम कर सकते हैं, या फिर ऐसे मॉडल यूज कर सकते हैं एनालिसिस के लिए जो हैवी टेल वाले हों, जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब क्यू प्लॉट क्या होता है? क्यू प्लॉट होता है प्लॉट बिटवीन क्वांटाइल्स। तो ये क्वांटाइल्स वर्सेस क्वांटाइल्स होता है, थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स एक्स एक्सिस पे, और सैंपल जो हमारा ऑब्जर्व क्वांटाइल्स हैं वो वाई एक्सिस पे होते हैं। अगर दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक्सेस कर्टोसिस लगभग 0 आती है, तो ऐसा प्लॉट बनेगा दैट इज नो कर्टोसिस, दैट इज नो कर्टोसिस। अगर कर्टोसिस 0 से ज़्यादा है तो थ्योरेटिकल क्वांटाइल से डेविएट करेगा ऑब्जर्व क्वांटाइल, और ये अगर अपवार्ड कर्वेचर लेता है, ये अगर कॉनकेव बनाता है, देन इट इज हैवी टेल्ड और लेप्टोकर्टिक। ये कब होता है? जब एक्सेस कर्टोसिस 0 से ज़्यादा हो, और अगर एक्सेस कर्टोसिस कम हो 0 से, तो ये इनवार्ड कर्वेचर ले लेता है सैंपल का क्यू प्लॉट, और कॉन्वेक्स बन जाता है। इट इज कॉल्ड प्लेटिक्रोटिक। प्लेटिक्रोटिक प्लेटिक्रोटिक होता है जब एक्सेस कर्टोसिस की वैल्यू लेस देन 0 हो। इसमें क्या होगा? जब लेप्टोकर्टिक होगा या एक्सेस कर्टोसिस की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, उस कंडीशन में आउटलायर्स ज़्यादा होंगे। जरूरी नहीं आउटलायर्स ज़्यादा ही हो, आउटलायर्स नॉर्मल से कम भी हो सकते हैं। उस कंडीशन को प्लेटिकर्टिक बोलते हैं। उस टाइम एक्सेस कर्टोसिस विल बी लेस देन 0, यहाँ पे -1.19 है। So today we discussed about the distribution. There are 4 types of distribution: binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution and log normal distribution. जब distribution normal हो तो हम normal कर्व बनाते हैं। normal कर्व को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और z वैल्यू कैसे अप्लाई करते हैं, और उसके क्या एप्लीकेशन होता है, ये हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।